नमस्कार, सत श्री राम राम। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलेगा, शुरुआत करते हैं एमसीक्यू सेशन की। आपके सामने पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। ये जो क्वेश्चन है, अभी इसमें लगातार 2-3 क्वेश्चन है बच्चों। वो आपके पीडिया के अंदर जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। पहला सीएचडी से जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज क्लासिफाइड एज साइनोटिक। यानी कि नीचे दिए गए जितने भी डिजीज दी हुई है उनमें से साइनोटिक जो डिजीज है उसको किसमें क्लासिफाइड किया गया है। किसमें क्लासिफाइड किया गया है मीन्स क्या समझ रहे हैं आप इसके बारे में समझिएगा कि ये किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों। ये बात कर रहा है आपकी जो आपकी सीएचडीज जो है, जो हार्ट डिजीज है, उनका जो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आप सभी लोग जानते हैं। जो अपन इसका क्लासिफिकेशन रीड करते हैं उस क्लासिफिकेशन में अपन इस क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले अपन साइनोटिक के नाम से जानते हैं सभी लोग। नेक्स्ट में अगर अपन एसाइनोटिक, और नेक्स्ट में जाते हैं अपन ऑब्स्ट्रक्टिव। ये नो हर चीज को यहाँ पे अपन क्वेश्चन सेशन में थ्योरी में इतना बताने की जरूरत है नहीं है। ये क्वेश्चन आंसरिंग अभी का सेशन चल रहा है, बाकी थ्योरी में सारा क्लास हुई है, एज ए रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यानी ये क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, कह रहा है कि साइनोसिस के अंदर कौन सी डिजीज को क्लासिफाइड किया गया है। तो यानी ये जो टाइप्स हैं, जो 3 प्रकार से जो क्लासिफाइड किया गया है, साइनोटिक, एसाइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, उनका क्लासिफिकेशन में से पूछने की कोशिश कर रहा है। और ये पूछ रहा है कि इसमें से साइनोसिस कौन सा है। अगर आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से याद है तो बिना टाइम गमाए आपका एग्जाम में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप सीधा सीधा उसकी तरफ चले जाएंगे। आपको पता है जब मैंने साइनोटिक हार्ट डिजीज पढ़ाई थी वहां पे लिखा था कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट यानी टॉफ इज ए मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। क्या लिखा था मैंने वहां पे, लाइन जाके पढ़ लेना। टॉफ इज ए मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। मैंने ये चीज वहां पे लिखाई थी, ये चैनो। तो इससे ये पता चल गया कि जो टेट्रालॉजी ऑफ जो फैलेट है वो क्या है, साइनोटिक डिसऑर्डर है। ये यहाँ पे आपसे साइनोटिक के बारे में पूछ रहा है। तो टेट्रालॉजी ऑफ द फैलेट इज द आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है। बाकी जैसे आपके सामने 3 और है, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, आयोटिक स्टेनोसिस है, कोरेक्शन ऑफ द आयोटा है। नाम से पता चल रहा है यहाँ स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग, और नैरोइंग मींस होता है ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो तीनों जो कंडीशन है, पल्मोनरी वाली, आयोटिक वाली एंड कोरेक्शन ऑफ द आयोटा वाली, ये तीनों जो है, ये जो तीनों है प्यारे बच्चों, ये किसका टाइप है, ये आपका ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडी का है। किसका टाइप है, ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडी का टाइप है। समझ में आ गई, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वो रूल वहां पे चेंज हो जाता है। जैसे जो मैं यहां पे अभी ऑब्स्ट्रक्टिव बता रहा हूं, जिसमें उसमें आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस को मैंने साइनोटिक में बताया है। समझ रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पल्मोनरी स्टेनोसिस को मैंने साइनोसिस में बताया है। गंभीर होने की जरूरत नहीं है, क्यों बताया है ऑप्शन पे डिपेंड करता है। बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो तो क्लियरली एसाइनोटिक है वहां पे, लेकिन एक ऐसा है जो है तो ऑब्स्ट्रक्टिव का, लेकिन वो साइनोसिस को लीड जरूर करता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, डिपेंड ऑन द ऑप्शन, हर चीज ऑप्शन पे डिपेंड करेगी। यस या नो, इसका आंसर टेट्रालॉजी ऑफ द फैलेट होगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन अगर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी वापिस से वही पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग विच इज ए कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। वापिस से एक साइनोटिक हार्ट डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि इनमें से साइनोटिक डिजीज कौन सी है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है कि यहां पे मैं इसका जो राइट आंसर है वो पल्मोनरी स्टेनोसिस दूंगा,
और पिछले वाले में मैंने पल्मोनरी स्टेनोसिस ऑब्स्ट्रक्शन में बताया है, ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडीज के अंदर बताया। यस, पल्मोनरी स्टेनोसिस इज द क्लासिफिकेशन के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव का ही पार्ट है, बट यहाँ पे ऑप्शन ऐसे हैं कि उनको देखते हुए जो राइट जाएगा वो पल्मोनरी स्टेनोसिस ही जाएगा। ये मैं आपको अभी प्रूव कर दूंगा। चलिएगा, तीन चीजें यहाँ पे हैं। एक तो आपके सामने एएसडी है यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। नेक्स्ट वन आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी वीएसडीज है। थर्ड वन आपका पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है। अब अपन तीनों स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं जनरली चित्रकला पे जाने की जरूरत नहीं है, समझने की ध्यान रखिए। ये आपका हार्ट है फॉर एग्जांपल, ये इसके चारों चेंबर हो गए। ये आपके हार्ट की कौन सी साइड होगी? राइट साइड होगी, और ये लेफ्ट साइड होगी। ये ऊपर वाले एट्रिया हो गए, ये वेंट्रिकल हो गई। आप सभी लोग जानते हैं। यहां से आपको पता है, यहां से आपकी निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, आप सभी लोग जानते हैं। और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, यहां से ऑलवेज क्या निकलता है? आयोटा निकलता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और ये भी सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो लेफ्ट साइड के अंदर ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। मैं आफ्टर बर्थ की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो यहां पे एक तो उसने जो अपना चारों ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन था एएसडी यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट है। दूसरा है वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी जो वेंट्रिकल्स है उसके सेप्टम में डिफेक्ट है। तीसरा उसने बोला पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, जो डक्टस आर्टियोसिस है वो अभी तक पेटेंट है, जिसको बंद होना चाहिए था, जिसको क्लोज होना चाहिए था, वो क्लोज नहीं हुआ है। तो ये जो है पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, आपको पता है डक्टस आर्टियोसिस है वो किस किस के बीच में है? आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन होता है फिटल लाइफ के अंदर, इंट्रायूट्रल लाइफ के अंदर। लेकिन आफ्टर बर्थ वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फंक्शनल क्लोजिंग आपको पता है आफ्टर 1 to 5 मिनट में सभी ऑफ हो जाते हैं। आप सभी लोग ये चीजें अपनी हो चुकी है, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करें, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, इसको बोला आपने पेटेंट। तो यानी ये तीन अबनॉर्मलिटीज हैं। अब ये तीनों अबनॉर्मल, उसने साइनोसिस पूछा है, ये तीनों अबनॉर्मलिटी जो है, भले ही मैं आपको सामने एएसटी की बात करूं, भले ही मैं आपके सामने वीएसटी की बात करूं, और भले ही मैं आपके सामने किसकी? पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस पीडीए की बात करूं, तीनों प्योरली और प्योरली एसाइनोटिक सीएसडी है। कौन सी है प्यारे बच्चों? एसाइनोटिक सीएसडीज है। कैसे हैं देखिएगा। आपको पता है आफ्टर बर्थ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। अगर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर इंक्रीज है तो जो ब्लड की जो शंटिंग है, ब्लड की जो शंटिंग है आपकी, वो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाएगी। और लेफ्ट टू राइट को मैं दूसरी भाषा में बात करूं, लेफ्ट टू राइट को दूसरी भाषा में, तो लेफ्ट साइड के अंदर प्योर ब्लड है, यानी मैं कह रहा हूं प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड में जा रहा है। प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड में जा रहा है। अगर प्योर ब्लड इम्प्योर में जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे साइनोसिस नहीं होगा, क्योंकि अपन तो ऑक्सीजनेटेड है वो डीऑक्सीजनेटेड में भेज रहे हैं, लेकिन आयोटा तो वेंट्रिकल से निकलता है लेफ्ट साइड से, तो यानी राइट का तो लेफ्ट में आ ही नहीं रहा है, तो लेफ्ट से राइट में जा रहा है। इसका मतलब लेफ्ट में जो है वो तो है ही अपना, और लेफ्ट में तो ऑक्सीजनेटेड है, तो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ही सप्लाई होगा। तो यानी कि वहां पे साइनोसिस नहीं होगा, बट वहां पे आपको पता कार्डियक आउटपुट जरूर कम हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि लेफ्ट साइड में जितना ब्लड है, एक तो उतना ब्लड बॉडी को जाए, और एक कुछ ब्लड राइट साइड के अंदर चला जाए, तो यानी कुछ यहाँ पे ब्लड जो है वो कम जरूर हो सकता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज जरूर हो सकता है, लेकिन साइनोसिस नहीं होगा वहां पे। तो इन तीनों ही कंडीशन के अंदर साइनोसिस नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया, अगर प्योर इम्प्योर में जाता है तो नो साइनोसिस, प्योर इम्प्योर में जाता है तो वहां पे साइनोसिस देखने को नहीं मिलता। यानी ये तीनों डिजीज हैं, ये प्योरली और प्योरली क्लासिफिकेशन में किसका पार्ट है? एसाइनोटिक सीएसडीज का पार्ट है। अब बच जाती है चौथी चीज, कौन सी बच गई बेटो? ये वाली पल्मोनरी स्टेनोसिस बच्चों, पल्मोनरी स्टेनोसिस बच गई। पल्मोनरी स्टेनोसिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडीज, pulmonary stenosis is the part of obstructive CSDs, but
अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, बात आ रही है पल्मोनरी स्टेनोसिस की। वही मैंने एक प्यारा सा हार्ट का डायग्राम बना रहा हूं जैसा मुझे आता है। ये मैंने पहले ही बताया था, ये क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें स्टेनोसिस है प्यारे बच्चों, इसमें स्टेनोसिस है, यानी इसमें नेरोइंग है। जो ब्लड यहाँ पे जितना जाना चाहिए, और आपको पता है ये राइट साइड है, तो यानी ये राइट साइड से निकलती है पल्मोनरी, और ये ब्लड को कहां ले जाती है, लंग्स के पास ले जाती है, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या है, स्टेनोसिस है, नेरोइंग है, तो यहां ब्लड कम जाएगा तो राइट साइड के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर है वो अभी राइट साइड में इंक्रीज हो जाएगा। और अगर प्रेशर राइट साइड में इंक्रीज हुआ तो वो ब्लड की सेंटिंग हो सकता है वो लेफ्ट साइड की तरफ में भी हो जाए, और अगर हो जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि इम्प्योर है वो प्योर में चला गया, यानी राइट का इसमें लेफ्ट में जाने की उम्मीद रहती है। तो यानी कि इसका आंसर है कि साइनोटिक में आता है। तो यानी एक चीज और है कि अगर जितने भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडीज की जितने भी कंडीशन है, उन सारी कंडीशनों में साइनोसिस हो जरूरी नहीं है, लेकिन ना हो ये भी जरूरी नहीं है, मे बी और नोट में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहां तक आपको समझ में आ, देखिए ये था किसका पार्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव का, लेकिन इसमें साइनोसिस हो सकता है, मैंने आपको यहां पे प्रूव कर दिया। लेकिन अगर कोई यहां पे अपने को साइनोटिक के बारे में मतलब पूछे, वहां आप कहोगे पल्मोनरी इज द पार्ट ऑफ साइनोटिक डिजीज, नहीं, ऑब्स्ट्रक्टिव का ही आएगा, लेकिन साइनोसिस इसमें में भी, स्टेनोसिस है, नेरोइंग है, ये ज्यादा मेन रोल अदा कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें इससे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है, तो यानी ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडीज का मेन पार्ट है। इसका आंसर पल्मोनरी स्टेनोसिस। मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है दोनों तीनों क्वेश्चनों में अपने हार्ट को खोल के रख दिया हुआ, ये आपको पूरी सीएसडीज है ना वो वापस रिवाइज हो गई होगी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जो प्यारे बच्चों होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के सारे पार्ट्स में जो ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन है वो एडुकेट मात्रा में नहीं पहुंचे। तो यानी इससे पता चल रहा है नाम से कि ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडीज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडीज की बात कर रहे हैं। पहला आ गया इसमें पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। नेक्स्ट में आ गया आपका एएसडी, यस या नो, एएसडी। और तीसरा आ गया आयोटिक स्टेनोसिस, नाम से ही पता चल रहा है। और थर्ड वन आ गया ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, यस या नो। देखिएगा थोड़ा सा अपन एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ये अपन ने अगर क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में पढ़ा था तो इसका राइट आंसर था टेट्रालॉजी ऑफ द फिलेट, टीओएफ। इसका राइट आंसर क्या था प्यारे बच्चों, टॉप था इसका राइट आंसर, क्या था, टॉप, टॉप उसका राइट आंसर। टॉप के अंदर 4 कंडीशन आती है, ध्यान रखना, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। देखिए जो चीज कंपटीशन में जहां याद आ जाए उसको वहीं बता देना, जो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यस या नो, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यानी किसकी बात हो रही है, वीएसडीज की। और ओवर राइडिंग ऑफ द आयोटा, ओवर राइडिंग ऑफ द आयोटा, यस या नो, आपका ओवर राइडिंग ऑफ द आयोटा समझ में आ गई, ओवर राइडिंग ऑफ द आयोटा। ये था किसमें, टोफ। टोफ के अंदर 4 कंडीशन और आती है, कौन कौन सी, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और ओवर राइडिंग ऑफ द आयोटा, यस या नो। चलते हैं अपन वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अपनी बात चल रही थी किसकी, कि ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडी के बारे में पूछना चाह रहे हैं।
इसमें दो ऑप्शन है, एक तो पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस और एक होता है आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। मैंने अभी आपके सामने, आपको पता है, दोनों का डायग्राम बना के समझाया था कि पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस तो कहाँ होता है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी और ये आयटा, इसके बीच में जो कनेक्शन है उसको तो पीडीए बोलते हैं। और दूसरा उसने बोला है एट्रियम सेप्टल एएसटी, ये वाली कंडीशन है वो दोनों, ये है एएसटी। तो ये तो मैंने अभी आपके सामने प्रूव किया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर कि ये तो दोनों प्योरली और प्योरली कैसे हैं, एसाइनोटिक है, क्योंकि इसके अंदर तो लेफ्ट साइड का जो प्योर ब्लड है वो राइट साइड के अंदर जाता है और साइनोसिस वहां पे डेवलप नहीं होता है। ये चीज अपन ने क्लियर की थी, समझ में आ गई? यहां तो कोई डाउट आपको? तो दो तो ऑप्शन में आ गए, खत्म कहानी। तीसरा जो है इसका राइट आंसर जाएगा आयोटिक स्टेनोसिस, यानी कि जो आयोटा है उसका स्टेनोसिस हो जाना। आयोटिक स्टेनोसिस जो है, यानी स्टेनोसिस है वो किसका पार्ट है, ऑब्स्ट्रक्टिव का पार्ट है, इसका राइट आंसर जाएगा। चौथा है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। अगर आपको इसके राइट आंसर का पता नहीं होता है तो कैसे आंसर निकालें ये अपन पता करेंगे। यानी ये आपको पीडी आता है, एएसटी आता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी आता है, तो चौथा ऑप्शन अपने आप निकला। ये जो लास्ट वाला ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी क्या है, यस या नो, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी क्या है? दिस इज द लवली हार्ट। अब उसने नाम लिया है ग्रेट आर्टरी। ग्रेट आर्टरी का मतलब बड़ी आर्टरी, और बड़ी आर्टरी सबसे पहली तो होती है आयोटा और एक होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। इट इज अ मेजर आर्टरी ऑफ द हार्ट, यस या नो। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, और ये क्या है आपका, आयोटा है। आपको कोई दिक्कत यहां तक? अब आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड से निकलती है और ये आयोटा लेफ्ट साइड से निकलता है। लेफ्ट साइड के अंदर ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। आयोटा होल बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास में सप्लाई करती है। यहां तो कोई दिक्कत? अब बात कर रहा है अगला ट्रांसपोजिशन, यानी कि ये जो पोजीशन है, ये जैसे फॉर एग्जांपल जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट से ना निकल के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल जाए, और जो आयोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की बजाय राइट वेंट्रिकल से निकल जाए। तो आयोटा है, वो तो अपना काम करेगा। पल्मोनरी आर्टरी तो अपना काम करेगी। यानी पल्मोनरी आर्टरी को भले ही आप कहीं से निकाल दो वो लंग्स के पास ही जाएगी, आयोटा को आप कहीं से निकाल दो वो तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करे। उसको मतलब नहीं है ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है। अगर आयोटा लेफ्ट की बजाय राइट से निकल गया तो होल बॉडी को क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो गया। और अगर होल बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर सप्लाई हो गया प्यारे बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर होल बॉडी को सप्लाई हो गया तो यानी होल बॉडी के अंदर आपको साइनोसिस देखने को मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। समझ में आई बात? ये कंडीशन थी, इसमें साइनोसिस हो रहा है, यानी ये साइनोटिक का पार्ट है। दोनों जो मैंने बताए ये दोनों प्योरली और प्योरली एसाइनोटिक का। चौथा जो बच गया वो किसका पार्ट है, ऑब्स्ट्रक्टिव सीएसडी का पार्ट है। एसाइनोटिक, साइनोटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, तीनों पार्ट्स के मैंने क्वेश्चन करवा दिए। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए होंगे। मुझे क्या लगता है, सारे क्वेश्चन क्या हो गए होंगे प्यारे बच्चों, रिवाइज हो गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विच इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट स्टेज ऑफ द कवासाकी डिजीज। सबसे पहली बात, व्हाट इज द कवासाकी डिजीज? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यस या नो? ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। तो कवासाकी डिजीज जो है बच्चों, ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन सी डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स, या मैं बोलूं कि मल्टीपल जो सिस्टम है या जो ऑर्गन है वो क्या है, फेल्योर है। यानी बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन का इसमें रोल होता है। यानी मल्टीपल जो ऑर्गन्स हैं वो इससे अफेक्ट रहते हैं। यहां पे लिख सकता है मल्टीपल ऑर्गन अफेक्टेड, यस या नो? मल्टीपल ऑर्गन अफेक्टेड, मल्टीपल ऑर्गन अफेक्टेड। समझ में आई बात? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये कह रहा है कि एक्यूट स्टेज का कौन सा साइन है। इट मींस ये पता चल गया कि जो आपकी कवासाकी जो डिजीज है उसकी स्टेज होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। जो कवासाकी जो है उसकी आपके सामने 3 स्टेज होती है, ये शानो उसकी आपके सामने 3 स्टेज होती है। समझ में आ गई बात? कवासाकी में एक साइन और मिलता है, स्ट्रॉबेरी साइन। ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, स्ट्रॉबेरी साइन। जो स्ट्रॉबेरी साइन है
वो किसमें देखने को मिलता है? क्वासाकी डिजीज में देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी साइन। ये समझ में आ गई बात? जिसमें आपकी जो टंग है वो स्ट्रो कलर की, उसमें स्ट्रॉबेरी साइन होता है, वो क्वासाकी डिजीज में देखने को मिलता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, स्ट्रॉबेरी साइन किस में देखने को मिलता है? क्वासाकी डिजीज। अब अपन अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है एक्यूट स्टेज में, यानी कि मैंने बताया कि इसकी स्टेज होती है, और कितनी स्टेज होती है? इसमें 3 स्टेज होती हैं। तीनों स्टेज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखो, इसमें 3 स्टेज, एक तो एक्यूट स्टेज होती है, एक सब एक्यूट स्टेज होती है, और एक कन्वर्जेंट स्टेज होती है। ये सियानो एक्यूट, सब एक्यूट एंड कन्वल्सेंट। एक्यूट में देखिए, पहला इसने फीवर बताया, आर्थराइटिस बताया, कार्डियोवैस्कुलर बताया, स्किन बताया, लिप्स एंड कंजक्टिवाइटिस बताया, सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी बताया, और थ्रोम्बोसाइटोसिस बताया। इट मींस मैं ये प्रूव कर दूं आपको, या फिर ये अपनी बात सही है कि इसमें मल्टी ऑर्गन अफेक्टेड है कि नहीं है। स्किन इसमें आया, सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आर्थराइटिस, बोन से संबंधित, फीवर आ गया, कंजक्टिवाइटिस आ गया, सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी आ गया, यानी मल्टी सिस्टम अफेक्टेड है। इससे मल्टी सिस्टम अफेक्टेड है। तो मेरा कहने का मतलब है, उसने जो आंसर पूछा है वो आपके सामने एक्यूट स्टेज का पूछा है, और तीनों स्टेज आपके सामने है, एक्यूट, सब एक्यूट एंड कन्वल्सेंट इफेक्ट। वो आपकी पहला है फीवर। तो आपको देखो ग्राफ से पता चलना चाहिए, देखो फीवर का ग्राफ यहाँ पे इतना ऊपर चला गया, ये एक्यूट में भी उतनी है, सब एक्यूट में जाते 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 फीवर नीचे की तरफ आ जाती है। उसी हिसाब से आर्थराइटिस है, वो एक्यूट में धीरे धीरे स्टार्ट होता है, सब एक्यूट में बहुत अच्छे से हो जाता है, देन वापस नीचे की तरफ उतर जाता है। कार्डियोवैस्कुलर में मायोकार्डिटिस होता है, देन थोड़ा कम, फिर ये आपका एनोरिज्म देखने को मिलता है, और फिर आगे तरफ चलाता है। स्किन के अंदर आपको पता है, रेड स्किन यहाँ पे होती है थोड़ी ज्यादा, और उसके बाद में आगे चलती है, और लास्ट के अंदर यहाँ पे इवन नेल्स में भी चेंजेस हो जाता है। लिप्स एंड कंजक्टिवाइटिस, लिप एंड कंजक्टिवाइटिस में देखो एक्यूट फेज के अंदर होता है। लिप्स एंड कंजक्टिवाइटिस जो है उसमें एक्यूट स्टेज के अंदर क्या होता है? ग्राफ लॉन्ग है, आप देख लो, सबसे लंबा जो मतलब ग्राफ हो इसका है। फीवर का भी है, लेकिन फीवर का उधर नहीं पूछा, क्योंकि फीवर एक्यूट और सब एक्यूट स्टेज दोनों में होती है। ये सियानो, और ये आपका सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी, ये इसमें भी होता है, लास्ट में जाता है, यहाँ भी होता है। और ये आपका जो थ्रोम्बोसाइटोसिस है, ये आगे जाके ज्यादा ग्रो होता है। मतलब एक्यूट स्टेज के अंदर अगर किसी का ग्राफ ज्यादा गया है, वो गया है कंजक्टिवाइटिस या लिप्स का गया, कंजक्टिवाइटिस या लिप्स का गया। तो यानी एक्यूट स्टेज का उसने पूछा है, तो उसमें अपना आंसर है कंजक्टिवाइटिस हाइपरमिया, कंजक्टिवाइटिस या कंजक्टिवा हाइपरमिया। ये सियानो, ये इसका राइट आंसर है। करेक्ट लिप वहां पे नहीं होते हैं, ये सियानो कुछ चेंजेस हो सकता है लिप्स में, लेकिन करेक्ट नहीं होते हैं, नॉर्मल अपीयरेंस वो चीज है नहीं। ये सियानो, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो सी जाएगा, कंजक्टिवा हाइपरमिया। समझ में आई बात? तो ये इसके 3 स्टेज होती हैं, तीनों स्टेज के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यहां तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन संख्या 4 तक। प्यारे बच्चों, बेहतरीन मजा आ रहा होगा आपको, हर एक एग्जाम को फाड़ना है, तोड़ना है, कैसे भी करेंगे आप। कंफर्ट जोन से, जब तक आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आप मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको सिलेक्शन के लिए, अच्छे अचीवमेंट के लिए, आपको कंफर्ट जोन छोड़ के आपको अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। जिस दिन आप अनकंफर्ट जोन में चले गए, आप मान के चलिएगा आप सक्सेस की तरफ हैं। कंफर्ट जोन में कभी भी सक्सेस नहीं है, अनकंफर्ट जोन में आपको जाना ही पड़ेगा। आप लोगों को सक्सेस होते हुए देखते हो, देन आप कहते हो वो ऐसे वो ऐसे, आप सक्सेस होते हुए देखते हो प्यारे बच्चों, सक्सेस होते हुए देखते हो, लेकिन आपने उनकी 2-4 साल की जो मेहनत है वो आपकी तरह रील, इंस्टाग्राम, फेसबुक की जो रील चलाना 2 साल पहले उसने बंद कर दी थी। वो अनकंफर्ट जोन में था, उसने बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ियां वाड़ियां, मार्केट, ब्याह शादी सब कुछ उसने छोड़ दिया था। उसने मोबाइल भी केवल और केवल क्यूरीज के लिए पूरे दिन में 10 मिनट बाहर निकाला, तो उससे पहले उसने क्यूरी नोट डाउन करके रखी थी। तो यानी अनकंफर्ट जोन में अपने आप को डालना पड़ेगा अगर प्यारे बच्चों आपको सक्सेस होना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ,
क्वेश्चन नंबर 5 है द मोस्ट कॉमन कंप्लेन बाय पेरेंट्स। ध्यान रखना, एक पेरेंट्स है उसकी क्या कंप्लेन रहेगी अबाउट इन्फेंट विथ हार्ट डिजीज। उस बच्चे को हार्ट डिजीज है तो मेनली पेरेंट्स की कंप्लेन क्या रहेगी। क्वेश्चन सीधा है, आसान है। अब बात करते हैं, देखिए इसने घुमाया है एग्जामिनर ने। अब कंप्लेन में 4 आती है, वो आता है आपका आते हैं स्टंट ग्रोथ या स्लोअर डेवलपमेंट यानी स्लो डेवलपमेंट, डिफिकल्टी ईटिंग एंड फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कई बच्चे सीधा सीधा डिजीज है तो डिजीज की तरफ भागेंगे। डिजीज है तो आप डिजीज की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां एग्जामिनर ने आपको घुमाया। मुझे एक चीज बताइए, उसको डिजीज तो है हार्ट की, उसको है तो हार्ट की डिजीज, क्या रेस्पिरेटरी से क्या संबंध है? मुझे कोई बताएगा एक्सप्लेन करके? नहीं, कोई संबंध नहीं है। उसको सीएसडी है, उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, वहां पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल गंदा खोटा जवाब है, यहां पे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए डिजीज है तो दूसरी डिजीज में कभी भी भागने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन को समझो। जिस दिन क्वेश्चन को समझ गए उस दिन रैंक लाओगे, रैंक, उस दिन रैंक आओगी, रैंक ही आनी चाहिए बच्चों। सिलेक्शन बहुत दूर रह जाएगा, अपने को रैंक लानी है। इसलिए इन चीजों को समझिएगा। आप मेरी बात सुनिएगा। एक उसने बोला स्टंट ग्रोथ, स्लो डेवलपमेंट, डिफिकल्टी इन ईटिंग, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये तो बिल्कुल खोटा जवाब था। समझ में आ गया? अब ये बात मैं मानता हूं, ये बात मैं मानता हूं कि अगर मैं ये बात बोलूं, अगर सीएसडी किसी बच्चे को होती है, हार्ट की डिजीज, तो ब्लड सप्लाई उसमें कम होती है, ये मैं मानता हूं। या फिर ब्लड सप्लाई में कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि ये हार्ट की चीज है तो हार्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ब्लड सप्लाई अगर उसमें कम होती है तो मैं ये भी मानता हूं कि ग्रोथ एंड जो डेवलपमेंट है वो भी डिक्रीज होगा। ब्लड सप्लाई कम है, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होगा तो, लेकिन ये पेरेंट को नहीं पता इस बात को। आप जानते हो, लेकिन पेरेंट्स इस चीज को नहीं जानता है। पेरेंट्स इतना जल्दी इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वो तो 2, 4, 5, 7 साल बाद में करता है, लेकिन ये तुरंत प्रभाव की बात है शुरुआती स्टेज में। तो ये चीज पेरेंट नहीं जानता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो इस चीज को जान लेता है, डॉक्टर्स तो उसको जाते ही इस चीज को भाप लेते हैं, लेकिन बात यहाँ पेरेंट्स की आई तो पेरेंट्स अनएजुकेटेड भी हो सकता है। तो पेरेंट्स के लेवल की बात कौन सी है? तो पेरेंट्स वहां पे आपको एक ही कंप्लेन करेगा, पेरेंट्स आपको एक ही कंप्लेंट करेगा कि बच्चा एनी टाइम क्या करता रहता है? रोता रहता है। बच्चों, बच्चा क्राई करता है, बच्चा हंगर, भूख लगती है, बट नॉट इनटेक मिल्क या नॉट फीडिंग। वो बच्चा रोता रहता है, बच्चा भूख लगती है बच्चे को, लेकिन बच्चा नहीं दूध पीता है, दूध पीता है और छोड़ देता है। ये इट मीन्स यहां पे जो समस्या है वो आपके सामने है, एक्टिविटी इनटॉलरेंस। एक्टिविटी इनटॉलरेंस इज द मेन कंडीशन उस बच्चे में देखने को मिलेगी। एक्टिविटी इनटॉलरेंस है वो सीएसडीज के अंदर देखी जाती है। और ये क्या चीज है? अगर आपको सीएसडी है, ब्लड सप्लाई वहां डिक्रीज है, इट मींस ऑक्सीजन सप्लाई भी वहां डिक्रीज है। बच्चा जैसे भी कोई एक्टिविटी करेगा, जैसे ही बच्चा फीड करने की कोशिश करेगा, बॉडी में एक्टिविटी हुई, उसको रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, उसमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, बच्चा उस दूध को तुरंत वापस छोड़ देगा। जैसे ना बच्चा रोता है, दूध पीने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं दूध मतलब नहीं भी पाता, ये नो समझ में आ गई बात? ये वाली बात। तो बच्चा उस दूध को वहीं पे छोड़ देता है, यहां तक आपको कोई दिक्कतें होनी नहीं। तो यानी कि उसको एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, उसको एक्टिविटी इंटॉलरेंस है। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस वहां पे मिलेगा, होगा, और वो बच्चा है उस चीज को, एक्टिविटी इंटॉलरेंस को सहन नहीं कर पाएगा, बच्चा तुरंत दूध को वापस छोड़ देगा। तो यानी पेरेंट्स एक ही बात कहेगा, बच्चा सारे दिन रोता रहता है, भूखा है, क्या है पता नहीं, लेकिन दूध नहीं पीता है, और भूख के लिए, खाने के लिए बच्चा रोता है कि भाई मुझे कुछ दूध वगैरह पिला दो, लेकिन जैसे अपन उसको दूध पिलाते हैं, 1-2 घूंट दूध की पीता है, वापस छोड़ देता है। तो उसको ये कंडीशन पेरेंट समझ सकता है कि ईटिंग नहीं कर रहा है, वो कुछ खा पी नहीं रहा है, ये चीज अपन समझ सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली बात। लेकिन ये पेरेंट्स नहीं समझ, उसने जो वर्ड दिया पेरेंट्स, यहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन विनायक नर्सिंग एकेडमी ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां एग्जामिनर को जितनी मर्जी घुमा दो, अपन उसको घुमा के रख देंगे।
अपन उसको घुमा के रख देंगे बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या कोई दिक्कत आपको होने नहीं देंगे। चलिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं 6 क्वेश्चन, विम्स ट्यूमर इज द ट्यूमर ऑफ, कहोगे सर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत बार रिपीटेड आने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अरे जो एग्जाम में आता है तभी तो मोस्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट क्वेश्चन पहले पूछते थे, आजकल भी पूछ सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। मोस्ट ऑलवेज मोस्ट, अरे गोल्ड इज गोल्ड यार, और ओल्ड इज ओल्ड, समझ में आई बात? तो वो वाली बात है। तो विम्स ट्यूमर है वो आप सभी लोग जानते हैं किडनी की ट्यूमर है। यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, वहां पे दो चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, दो चीजें जो हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती हैं बच्चों। पहली चीज रहती है पाल्पेशन, यानी कि आपको वहां पे पाल्पेशन नहीं करना है, और दूसरी चीज है बायोप्सी, बायोप्सी नहीं लेनी है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वहां पे पाल्पेशन नहीं करना है और आपको वहां पे बायोप्सी नहीं लेनी है। समझ में आ गया? ये मेटास्टेटिक टाइप की क्या होती है, ट्यूमर होती है। कैसी होती है? मेटास्टेटिक, ये आपकी मेटास्टेटिक टाइप की ट्यूमर होती है। और मेटास्टेटिक ट्यूमर की टाइप है, तो अगर बिनाइन होता है तो बिनाइन ट्यूमर को तो भले ही आपने पालपेट किया तो वो पास वाले ऑर्गन को डिस्टर्ब नहीं करेगी, लेकिन जो मेटास्टेटिक जो है ये अगर ये अपने कैप्सूल से बाहर आ गई पाल्पेशन की वजह से, तो ये पास वाले ऑर्गन को अफेक्ट कर देगी, तो मेटास्टेटिक यानी फैल जाएगी, तो इसलिए इसको पाल्पेट नहीं करते क्योंकि मेटास्टेटिक है। बाकी कैंसरियस जितने भी ट्यूमर होती है उनकी अपन बायोप्सी करके डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इसकी बायोप्सी है वो कैसी रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है। इसकी जो बायोप्सी है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है। आपको पता है वैसे भी जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो मेथड है उसके अंदर जो एब्डोमिनल जो एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल में जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो होता है बच्चों, उसके अंदर आपको पता है सबसे पहले करते हैं इंस्पेक्शन और देन करते हैं ऑस्कल्टेशन और देन करते हैं परकशन और देन करते हैं पाल्पेशन। देन करते हैं पाल्पेशन। तो यानी एब्डोमेन में वैसे तो आपको पता है रूटीनली जो आपका जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन ये सीरीज होती है, लेकिन जब अपन एब्डोमेन का करते हैं तो इंस्पेक्शन के बाद सीधा ऑस्कल्टेशन आता है। यानी इसको याद करने का मैंने एक तरीका बताया था, आई एम पर्पल, हम कैसे हैं पर्पल, आई फॉर इंस्पेक्शन, ए फॉर ऑस्कल्टेशन, पर फॉर परक्यूजन और पीएल पल फॉर पाल्पेशन। तो ये कैसा है, ये जो मेथड है, ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है वो एब्डोमेन एग्जामिनेशन में काम मिली जाती है। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने क्लियर हुआ। 7वां क्वेश्चन, बेड वेटिंग बाय ए चिल्ड्रन या चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5 ईयर इज रेफर्ड एज, क्या बोलेंगे आप? कोई बच्चा है वो बेड वेटिंग करता है, उसको आप क्या बोलेंगे? ये से नो, उसको अपन बोलेंगे एनुरेसिस, और अगर वहां पे स्टूल करता है तो उसको एकम्प्रेसिस बोलते हैं। अगर यहाँ पे स्टूल पास आउट करता है बच्चा तो एकम्प्रेसिस बोलेंगे, अगर यहाँ पे यूरिन पास आउट करता है तो एनुरेसिस बोलेंगे इस कंडीशन को, है ना? इसको क्या बोलेंगे? एनुरेसिस इस कंडीशन को बोलेंगे। समझ में आ गई? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ये जो एनुरेसिस कंडीशन है ये आपका बिहेवियरल, ये आपका जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, ये एक तरीके का बिहेवियर डिसऑर्डर है। ये बिहेवियर डिसऑर्डर है। बिहेवियर डिसऑर्डर कैसे है देखिए अभी अपन इस बारे में पता करेंगे। ये बिहेवियर डिसऑर्डर इसलिए है प्यारे बच्चों, ये बिहेवियर डिसऑर्डर इसलिए है कि जैसे ये आपका क्या है, ये आपका जैसे मान लो ब्लैडर है, ब्लैडर में 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। जैसे ही एक फीलिंग हो जाता है यूरिन से, जैसे ही ये यहाँ पे फील हो, डट्रूसर मसल्स पाई जाती हैं इसके अंदर एक,
और मैक्चुरेशन सेंटर होता है वो S2 और S3, यहाँ पे मैक्चुरेशन सेंटर होता है। कौन सा सेंटर? मैक्चुरेशन सेंटर। मैक्चुरेशन सेंटर जैसे ही ये ब्लाडर है ये अपना फिल होता है, उस समय यहाँ से मैसेज आता है, यहाँ से मैसेज आता है मैक्चुरेशन सेंटर से, और उस मैसेज में क्या होता है कि वो क्या करती है, जो डेट्रेस जो मसल है इसको तो क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, इसको तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब दबा देता है। इसको दबाएगा तो यूरिन आगे जाएगा, और जो इंटरनल जो स्फिंक्टर है उसको क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है। और आपको पता है कि बच्चे में 1.5 या 2 साल से पहले एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए तो बच्चा जो शुरू में 1 साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का जो बच्चा है वो कहीं पे भी सुसु कर सकता है, भले आपने उसको गोद में ले रखा है, भले आपने शादी में, जिस बंदे की शादी है, बुआ जी की शादी है, बुआ जी की गोद में अगर भतीजों को दे दिया और बुआ जी कहाँ बैठी है, स्टेज पे बैठी, वहां भी उस कर देगा, उसको लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो वहां पे क्यों, एक्सटर्नल पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे ही उसका ब्लैडर फुल हुआ, मैक्चुरेशन सेंटर से मैसेज गया, उसने डेट्रेस मसल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसकी वजह से ये सेनोडेट्रूसर जो मसल है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और इंटरनल स्फिंक्टर का रिलैक्स होता है, और यहां यूरिन आ जाता है एक्सटर्नल के पास में, यहां आ जाता है तो ये अपने कंट्रोल में है नहीं, और यूरिन कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो ये कहानी होती है। इसीलिए आपको पता है एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग माइलस्टोन है, ये 18 मंथ का है, 18 महीने के अंदर जो माइलस्टोन होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग है, और टॉयलेट ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होती है। ये टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होती है, 1.5 साल बाद में जैसे ही बच्चे का थोड़ा सा ब्रेन है वो मैच्योर होने की कोशिश करता है, और अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पे आता है, उसी चीज को क्या करता है, ट्रेनिंग, यानी दिमाग है वो ट्रेंड हो रहा है, दिमाग क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, तो उसी चीज को क्या बोल दिया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग बोल देता है। अब कुछ माँ ऐसी होती हैं, कुछ फैमिली मेंबर ऐसे होते हैं, उनको ये लगता है, उनका सुना हुआ है, मान लो आजकल आपको पता है साइंटिफिक जमाना, यूट्यूब बता देता है 1.5 साल में बच्चा यूरिन करना बंद कर देता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसने सोचा वाह मेरे बच्चा तो 18 महीने हो जाए, 20 महीने का हो गया, कल तो जब उसको टॉयलेट आ रहा था तो उसने मुझे बताया था, आज उसने अंदर कर दिया, उसने उसको चांटा मारा कि आपको ये नहीं पता, वो और ये वो टॉयलेट कर दिया और फलाना डिमका, ये सारी चीजें वहां पे बहुत सारी बकवास वहां पे कर ली। तू तो बच्चा टॉयलेट रोक ही नहीं सकता, तेरे में तो कोई बीमारी है, ये वो, तो इट मीन्स उसको चांटा मारा, क्या किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बच्चे को जो बातें कही माने कि तू तो टॉयलेट रोक ही नहीं सकता, तू तो टॉयलेट रोक ही नहीं सकता, वो जो कंडीशन है वो उस बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो गई, वो उस बच्चे के अनकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो गई। अब देखो इससे क्या होता है, अब इससे कंडीशन क्या होगी कि जो डे टाइम जो होता है, डे टाइम होता है, डे टाइम पे तो अगर वो बच्चा 3-4 साल का है मान लो, तो डे टाइम पर तो आपको पता है कि उस बच्चों को होल्ड होता है, यूरिन आता है तो चला जाता है, क्यों कि डे टाइम में तो बच्चा कॉन्शियस होता है, तो अनकॉन्शियस माइंड सोया हुआ रहता है, तो कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, तो कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है तो उसको सही और गलत का पता है। लेकिन जैसे ही बच्चा सो जाता है तो कॉन्शियस माइंड से सो जाता है, अनकॉन्शियस वाला जग जाता है, और अनकॉन्शियस माइंड ने ये सीख रखा कि मां ने ये कहा था कि तू यूरिन नहीं रोक सकता, तो जैसे ये एक्टिविटी होती है सारी, ये वाली जो मैंने बताया, जैसे ये होती है यहाँ पे एक्सटर्नल के पास में आता है मैसेज आता है, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड मतलब क्या बोलता है कि उस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है, उसमें ये चीज है कि मैं टॉयलेट नहीं रोक सकता, मैं नहीं रोक सकता तो अपने को टॉयलेट करना है, तो इसलिए ये क्या हो गया, बिहेवियरल डिसऑर्डर हो गया। इसलिए क्या होगा, बिहेवियरल डिसऑर्डर का। टॉयलेट ट्रेनिंग 18 महीने से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये कंप्लीटली अगर आप बात करते हैं, अगर आप कंप्लीटली बात करते हैं तो जो आपका बोवल है यानी जो आपका स्टूल है ये 2 साल के हो जाती है, और जो आपका ब्लैडर है यानी यूरिन वाली 3 ईयर पे, ये 5 साल तक हो सकता है, 5 से ऊपर बीमारी है 3 साल तक इसमें कंप्लीट होल्डिंग हो जा सकती है। तो ये होता है कंडीशन, उस कंडीशन में वो बच्चा क्या करता है, बेड वेटिंग करता है, तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट है। अब बात करते हैं, अगर आप बात कर ले तो इसकी पूरी कहानी हो गई, और अब कहानी के बाद में अगर आप इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, शायद आपको बहुत अच्छे से
समझ में आ जाना चाहिए। इतनी मेहनत करें हम लोग आपके लिए। ट्रीटमेंट, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो बेल एंड अलार्म जो मेन ट्रीटमेंट होता है। ये से कौन सा होता है? बेल एंड अलार्म। बेल एंड अलार्म, ये जो बेल है ये यहाँ पे शोल्डर के पास में है, सॉरी ये जो अलार्म है ये आपके शोल्डर के पास लगा देते। जो बेल है वो आपके जो अंडरवियर वगैरह, जो पैंट वगैरह, जो कपड़े हैं इंटरनल, वहां पे लगा देते हैं। जैसे ही वहां पे वेट यानी जैसे ही गिल्ला लगता है, ये बेल क्या करती है? बजती है और ये अलार्म बजता है और बच्चा तुरंत उठ जाता है। जैसे ही गिल्ला वहां पे होता है, बेल बजती है, अलार्म के साथ में बच्चा जरूर उठ जाता है और वो बाहर जाके टॉयलेट करता है। तब यानी कि जब वो उसका अनकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे ये सीखता है कि हाँ अपने को टॉयलेट अंदर नहीं करनी है, ये बेल बज रही है अपने को बाहर, तो वो धीरे धीरे उसके अंदर वो चेंजेस समाप्त हो जाता है। तो मतलब ये डिसऑर्डर कौन सा था? बिहेवियर चेंज है। ये तो था उसका। अगर आपका पहला ट्रीटमेंट जो है, अगर आपसे मेडिसिन से रिलेटेड, आपसे मेडिकली अगर कोई ट्रीटमेंट पूछे, ड्रग ऑफ चॉइस की अगर आपसे बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो होती है डेस्मोप्रेसिन। यस या नो? डेस्मोप्रेसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एक होती है साइकेट्रिक मेडिसिन, जो होती है आपकी कौन सी वाली? जो आपकी क्या होती है? एंटी डिप्रेसेंट। जो आपकी एंटी डिप्रेशन वो होती है इमिप्रामिन। यस या नो? वो आपकी कौन सी होती है? इमिप्रेमिन। यस या नो? एंटी डिप्रेसेंट होती है इमिप्रामिन। यस या नो? समझ में आ गई बात? और ये होती है डेस्मोप्रेसिन। तो डेस्मोप्रेसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड इमिप्रामिन वो क्या है? एंटी डिप्रेशन ड्रग है। तो ये यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में तो एनुरेसिस बोलते हैं, स्टूल पास करते हैं, एनकम्प्रेसिस के नाम से जाना जाता है। यहां तक कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्यारे बच्चों, द यूरिथ्रा विच ओपन ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ पेनिस इज द टर्मेट। ये से नो? दो सरफेस होती हैं, एक होती है बच्चों आपकी डोर्सल सरफेस और देन होती है वेंट्रल सरफेस। डोर्सल सरफेस बेसिकली जो यूरिथ्रा है वो पेनिस के किस में होती है? सेंटर में होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर यूरिथ्रा की जो ओपनिंग है वो ऊपर की तरफ है तो उसको डोर्सल बोलते हैं। डोर्सल के अंदर आपको पता है कि ऊपर की तरफ है, ये से नो? और अगर ये वेंट्रल सरफेस यानी उसके पेनिस के, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द पेनिस, ये से नो? अब यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला होता है यहाँ पे क्या? मेन जो ओपनिंग यहाँ होती है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ है तो उसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस, और अगर ये ओपनिंग नीचे की तरफ है यूरिथ्रा तो ये कौन सी होती है? वेंट्रल सरफेस। यस या नो? वैसे के लिए होती है सेंटर में। तो डोर्सल सरफेस पे होता है, तो डोर्सल यानी ऊपर की सरफेस पे होता है। ऊपर का मतलब होता है एपी, यानी उसको बोलते हैं एपिस्पीडियास। क्या बोलते हैं आपका? एपिस्पेडियास। ऊपर वाला एपी और नीचे वाला हाइपो, इसको बोला हाइपो, इसको बोला हाइपोस्पेडियास। यानी कि यूरिथ्रल ओपनिंग अगर डोर्सल सरफेस पे है उस कंडीशन को एपिस्पीडिया बोलेंगे, अगर वेंट्रल सरफेस पे है तो उस कंडीशन को हाइपोस्पीडिया बोलते हैं। ये शेनो एक चीज और है यहाँ पे, ये आपके आगे क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। ये शेनो, व्हाट इज द क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म? सबसे पहली चीज क्रिप्टो वर्ड, जो आपका क्रिप्टो वर्ड है उसका मतलब होता है हिडन। ये शेनो, और जो आपका ऑर्काइड उसका मतलब होता है टेस्टिस। जो ऑर्काइटिज्म का मतलब होता है टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस हिडन हो गए, यानी कि एक तरीके से अनडिसेंट टेस्टिस की बात कर रहे हैं। ये सुनो, अनडिसेंट टेस्टिस की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 2 टेस्टिस होते हैं। ये सुनो, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। ये दोनों टेस्टिस जो अभी हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं इन यूट्रन लाइफ में, तो आपको पता है। और ये आपका क्या होता है? टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर आ जाते हैं। सॉरी, ये आपका स्क्रोटम। ये नो, ये स्क्रोटम कैविटी होती है, इसके अंदर दोनों टेस्टिस आते हैं जन्म के पर, यानी लगभग 37 वीक पे। समझ में आ गई बात? तो यानी कि पहले टेस्टिस वो एब्डोमेन कैविटी में रहते हैं। समझ में आई बात? अब आपको पता है ये आते इसमें है कब? ये आते हैं तो 33 वीक पे और एक आपका 36 वीक पे। तो 33 वीक पे जो आता है वो आता है लेफ्ट, और 36 पे आता है वो आता है कौन सा? राइट। यानी कि राइट बाद में आता है और लेफ्ट पहले आता है।
ये चैनल जो लेफ्ट है वो 33 वीक पे आता है, जो राइट है वो आपका 36 वीक पे आता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत। अब आपको पता है जो स्क्रोटल कैविटी है इसका 1 to 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगर जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से डिक्रीज होता है ऑलवेज, वो स्पर्म के लिए सही रहता है। ये चैनो, तो ये कंडीशन थी यहाँ की। लेकिन बच्चा 37 वीक से अगर पहले की अगर डिलीवरी हो गई 30 वीक से 28 वीक में, तो वहां पे तो आपको पता है एंड टेस्टिस मिलेंगे, क्योंकि रूल ही ऐसा है कि 33 और 36 वीक के ऊपर ये टेस्टिस क्या होते हैं, स्क्रोटल कैविटी में आते हैं। लेकिन बच्चा 37 वीक का है और देन अगर वहां पे बच्चा डिलीवर हुआ है और वहां पे टेस्टिस नहीं है, मतलब एंड टेस्टिस है, तो दिस कंडीशन इज क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म। और लास्ट में सर्जिकल करेक्शन किया जाता है, इसका लास्ट में सर्जिकल करेक्शन ही किया जाता है, जिसको बोलते हैं ऑर्काइडोपेक्सी। ऑर्काइडोपेक्सी, ये चैनो इसका सर्जिकली करेक्शन किया था, उसको बोलते हैं ऑर्काइडोपेक्सी। समझ में आ गई बात। तो ये अनडिसेंड का क्या है, इलाज है। ये अनडिसेंडेड टेस्टिस यानी क्रिप्टोऑर्किडिज्म का इलाज है, सर्जिकल इलाज। ये चैनो ये आपका आ गया एनऑर्किडिज्म, यानी वहां पे टेस्टिस है ही नहीं, एब्सेंट है, एक का मतलब एब्सेंट है वहां पे। समझ में आई बात, चलेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू फ्रॉड वर्क, यानी कि जो वैज्ञानिक था फ्रॉड वर्क ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। यानी ये जो आपको पता है कि जो स्टेजेस जो होती हैं, 3 स्टेज होती हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये क्या कह रहा है कि रियलिटी बेसिस पे कौन सा है, इसमें इड है, ईगो है या फिर सुपर ईगो। यानी ये यानी कि स्टेज ऑफ माइंड की बात करें, अपन किसकी बात करते हैं, स्टेज ऑफ माइंड की बात करें, स्टेज ऑफ माइंड की बात करते हैं, तो माइंड की स्टेज होती है 3, जिसमें पहली आती है इड, दूसरी आती है ईगो और तीसरी आती है सुपर ईगो। तो ये क्या कह रहा है कि रियलिटी पे कौन काम कर रहा है, तो मैं अभी अपन सबके बारे में बात कर लेंगे। वो कह रहा है रियलिटी इड जो है ये आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको मजा आना चाहिए, ये सियानो इसको आना चाहिए मजा। प्लेजर प्रिंसिपल, जो ईगो है ये रियलिटी प्रिंसिपल, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। और जो सुपर ईगो है ये आपका आइडियल, ये आपका आइडियली प्रिंसिपल, ये आपका आइडियल प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी अब ये देखो क्या है, इसने पूछा क्या है, रियलिटी प्रिंसिपल। तो आपको पता है रियलिटी प्रिंसिपल इज द ईगो। दुनिया गलत कहती है इसमें ईगो है, अरे ईगो होना चाहिए। ईगो वो जो उसमें है वो सुपर ईगो हो सकता है, लेकिन ईगो होना चाहिए। ईगो एक रियलिटी बेसिस है, ईगो अच्छा काम करना होता है, उसी को ईगो कहते हैं। जैसे अभी समझ में आ जाएगा आपको ईगो क्या है। बुलेट गाड़ी आई है मार्केट में, समझ गए बात, बुलेट 350 सीसी, जान गए सभी लोग, सभी की चॉइस, दिलों की धड़कन, युवाओं की शौक। समझ में आ गई बात। लाना है उसको, देखा, दिस कंडीशन इज इट, प्लेजरेबल, मजा आएगा, अच्छी है, ये है वो है, गर्ल्स को पीछे बैठाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोल दिया, दिस इज कॉल्ड ईगो। उसके लिए आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, रियलिटी बेसिस पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ईगो। यानी यहां पे आप उसके लिए, उस इड को कंप्लीट करने के लिए ईगो पे काम कर रहे हैं, रियलिटी पे काम कर रहे हैं। आपने ये समझा कि मेरे काम की नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, 3 लाख रुपए लगाने की जरूरत है, मेरे काम की नहीं है, यानी ये आप आइडियल, ये क्या है आपका सुपर ईगो। तो सुपर ईगो मतलब सोचा आपने गलत सही ये वो सब कुछ, तो वो तो था इसमें सुपर ईगो में। रियलिटी आपने वो वर्क किया, यार मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, वो काम किया, वो आपका रियलिटी प्रिंसिपल है, उसको ईगो बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ईगो। चलिए, ये पूछ रहा है पेन रेटिंग स्केल पूछ रहा है बच्चों, किसके अंदर पूछ रहा है, चाइल्ड के अंदर पूछ रहा है। चाइल्ड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि वोंग बेकर फेस स्केल काम में आती है। वोंग बेकर, मैं इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। ये एनालॉग जो स्केल होते हैं, ये जो न्यूमेरिकल जो रेटिंग स्केल होती है एडल्ट में काम आती है, ये अपन 2-4 बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। और आपको पता है कि वोंग बेकर जो फेस स्केल है वो ये होती है, बच्चा फेस बनाता है, उसके अकॉर्डिंग अपन को पेन का पता चलता है।
यहाँ पे बच्चा खुश नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फिर इसके अंदर देखो इसकी स्माइल बड़ी सही है, इसमें मतलब स्माइल छोटी होगी इसका मतलब कोई दिक्कत है, इसमें देखो स्माइल गायब होगी, इसका मतलब थोड़ा बहुत पेन हो रहा है। ये देखो ये थोड़ा सा रोने लगे, ज्यादा रोने लगे सबसे। तो इस तरीके से आपको इनको देख के पहचानना है, ये सुनो कि उसको पेन है वो कितना परसेंटेज पेन हो रहा है। तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर है चाइल्ड के अंदर वोंग बेकर फेस स्केल है जो आपको काम में ली जाती है। ये सनो, धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम।